क्लास MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 संस्कृत व्याकरण में आपका PA2 का ये फर्स्ट टॉपिक है आपका संस्कृत व्याकरण में। PA2 के सिलेबस में आपको वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि, ये 4 संधियाँ आपको पढ़नी है। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे वृद्धि संधि। यहाँ पर वृद्धि संधि, इसका सूत्र है वृद्धि रेच। इसका सूत्र है वृद्धि रेच। रेच H एक प्रत्याहार होता है। H एक प्रत्याहार है। इसके पहले आपने जब 6 में पढ़ा होगा तब वहाँ पर प्रत्याहार कुछ बताया गया होगा, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, ये सब बताया गया होगा। तो H एक प्रत्याहार होता है, उसके अंतर्गत A, O, I और औ, ये 4 स्वर आते हैं H प्रत्याहार में। इसकी परिभाषा दी हुई है, जब आ या आ के बाद, जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाता है। स्वर ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाता है। आपको सीधे से याद रखना है कि जो लास्ट में होगा, आई लास्ट में है तो आई हो जाएगा। और ओ या औ वर्ड के आने पर औ हो जाता है। किसके? इन दोनों के बाद, अगर ए या आई आता है तो आई हो जाएगा। इन दोनों के बाद अगर ओ या औ आता है तो औ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर संक्षेप में ये दिया गया है, इस सूत्र को विस्तृत रूप से तोड़कर बताया गया है। आत आपका जब इसके पहले गुण संधि पढ़े थे तो उसमें आद गुणा उसका सूत्र होता है, गुण संधि का आद गुणा। तो वहाँ से आद गुणा से आत लिया गया है। क्या लिया गया है? आत शब्द लिया गया है आद गुणा से। तो आत का मतलब यहाँ पर है आ या आ, ह्रस्व आ और या दीर्घ आ, आत से मतलब है। एच मैंने यहाँ बताया ही है, एच का मतलब एच प्रत्याहार। ए या आई तो आई हो जाएगा। आ या ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये आत कहाँ से आया, किस लिए आया। तो ये आद गुणा है। इसके पहले हम लोगों ने गुण संधि पढ़ी थी जिसमें सूत्र था आद गुणा। आद गुणा से ये आत शब्द लिया गया है। उसमें भी आपको यही बताया गया है, आया ह्रस्व आया दीर्घ आ के बाद। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद, इसीलिए आद गुणा से लिया गया है। इसका मतलब है ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद एच एक प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार में ए, ओ, आई, औ ये 4 वर्ड आते हैं। अगर आत के बाद यानी ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद इन सभी का कोई वर्ड आता है तो आई हो जाएगा। ए और आई आएगा इसके बाद तो आई हो जाएगा। ओ और औ आएगा तो औ हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ उदाहरण, 3 उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। आपकी बुक में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं जिनको आपको अभ्यास करना है। जितना आप उदाहरण का अभ्यास करेंगे, कहीं भी किसी भी पुस्तक से आपको कोई भी उदाहरण मिलता है जो आपने पढ़ा है उसका आपको अभ्यास करना है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप उसमें दृढ़ होते जाएंगे। तो उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, सदा धन एव। नियम क्या कहता है कि आ ह्रस्व आ या फिर दीर्घ आ के बाद
ए या आई, ए भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, लेकिन दोनों स्थिति में आपका संधि जब होगी तो क्या बनेगा, आई ही बनेगा। तो यहाँ आ और ए मिलकर आई बना, तो ये शब्द आपका बन गया सदैव। सद, इसमें आ को मैंने यहाँ अलग किया है, तो यहाँ जब ए, आ और ए मिले तो आई हुआ, तो शब्द बना सदैव। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है एक धन एक, तो यहाँ क्या है आपका स्वर, ह्रस्व आ है, फिर ए है, तो इन दोनों को जोड़कर आई बना है, शब्द बना आपका एकैक, जो नियम के अनुसार यहाँ बताया गया है। फिर तीसरा शब्द है गंगा धन ओंघा, तो गंग धन, गंगा में से आ, दीर्घ आ को मैंने अलग किया, तो यहाँ पर ये, और नियम क्या कह रहा है कि आ के बाद ए या आई। ठीक है। तो यहाँ आ के बाद ओ या औ, या क्या आया है, ओ आया है, तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो यहाँ पर औ हो गया, गंगौघा हो गया। ठीक है। इसी तरह से आपको बहुत, इसमें जो उदाहरण दिए हुए हैं सभी को आपको अभ्यास करना है। चाहे आपको एग्जाम में ऐसे शब्द दिए जाए, यानी विच्छेद करके दिया जाए, वैसे नियम जो है विच्छेद का ही हमें दिया रहता है, संधि करके हम ऐसे शब्द बनाते हैं, और विच्छेद का ही नियम इसमें देखिए दिया हुआ है। अगर आपको एग्जाम में दे दिया गया सदैव, सदैव शब्द दिया गया और कह दिया गया कि इसका संधि विच्छेद करके जो है संधि का नाम बताइए, तो आपको जब ये नियम याद रहेगा, आपको नियम पता रहेगा, तो आप इसका संधि विच्छेद कर देंगे। जहां पर आई और औ आए वो वृद्धि संधि है, जहां पर आई और औ आए वहां वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि का नियम क्या है, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाता है, और ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। तो इसी तरह इसको भी यहाँ पर ये बन जाएगा आपका सदाधन एव। ठीक है। तो वृद्धि संधि में बस इतना ही। अब आपका यड़ संधि, यड़ संधि, यड़ संधि का सूत्र है इको यड़च, इको यड़च। इको यानी इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर स्वर आएंगे, ई उ री री। ठीक है, ये 4 वर्ड आएंगे। फिर उसके बाद यड़च, यड़, यड़ एक प्रत्याहार है, या व र ल, जिसमें 4 वर्ड आते हैं। फिर अच, अच सभी जानते हैं, जिसमें सभी स्वर आते हैं, 9 स्वर। तो कह रहा है कि इक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो, कोई भी स्वर, यानी 9 स्वर होते हैं, उनमें से कोई भी स्वर आता है, असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब, जैसे ई दिया हुआ है तो ई के बाद कोई असमान स्वर, आ उ। ठीक है। इक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो यड़ हो जाता है, यड़ प्रत्याहार हो जाता है, यानी यड़ प्रत्याहार का वर्ड क्रमशः, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है कि ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर या हो जाएगा। उ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वा हो जाएगा। री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो रा हो जाएगा। री के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो ला हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ उदाहरण भी यहाँ दिए हैं, उदाहरण से हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि किस तरह से जो है संधि विच्छेद किया गया है और फिर संधि की गई। पहला दिया हुआ है इति धन आदि, इति धन आदि कह रहा है कि ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो यहाँ पर देखिए ई के बाद ह्रस्व, ई के बाद असमान स्वर यानी आ आया है तो कह रहा है क्या हो जाएगा, ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो या हो जाएगा। तो या यहाँ पर हो गया। इत ये आपका आधा है, जिस वर्ड के साथ हलंत लगा रहता है वो आधा होता है, तो इत फिर या आ गया और ये आ आकर यहाँ पर या में जुड़ गया, इत्यादि हो गया। ठीक है।
उसी तरह दूसरा मधुधन अरि, मधुधन अरि। फिर मध, ऊ को मैंने अलग कर दिया। फिर कह रहा है ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आ गया आ, तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, वाह हो गया। ये आधा धा है, मध ध्व ऊ का और असमान स्वर का वाह हो गया, और री आकर यहाँ पर जुड़ गया, मध्वरी हो गया। तीसरा पितृ धन आदेशः, पितृ धन आदेशः, तो इसका मैंने यहाँ विच्छेद किया है, पित धन री धन आदेशः। तो कह रहा है री का रा हो जाता है, री का रा हो जाता है कब, या री के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आया है तो री का यहाँ पर रा हो गया। तो यहाँ पर पी था, ता का, ता में हम रा कैसे लगाते हैं, तो त्रा हो जाता है, त्रा हुआ, और त्रा का यहाँ दीर्घ आ यहाँ लगा दिया तो पित्रादेशः हो जाएगा। ठीक है। फिर उसी तरह आपका दिया हुआ है लास्ट री धन आकृति, री धन आकृति। तो कह रहा है कि री का क्या हो जाता है, ला हो जाता है, री का ला हो जाता है। री था, मैंने यहाँ ला कर दिया। फिर असमान स्वर आया है, जब असमान स्वर री का ला हो गया, असमान स्वर आया यानी जो भी स्वर आया है वहाँ इसको ला में लाकर जोड़ दिया गया, तो लाकृति ही हो गया। ठीक है, लाकृति। ये सभी ई उ री सभी या वा रा ला, इसके 4 एक एक उदाहरण मैंने यहाँ दिया है। आपकी बुक में और भी बहुत सारे उदाहरण इसमें दिए गए हैं, तो आप लोग इसका अभ्यास करिएगा। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप इसमें जो है दृढ़ होते जाएंगे, आपको और आने लगेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले टॉपिक में आपका जो है अयाज संधि और पूर्व रूप संधि, ये 2 संधियाँ होंगी, जिसमें आपका ये PA2 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।